ईमानदारी की प्रतिमूर्ति पार्ट 5 सुनील शास्त्री द्वारा लिखा गया यह पाठ है। जन्म 1950। सुनील शास्त्री जी का जन्म जो है 1950 में हुआ। सुनील शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप सभी को मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे द्वारा ये पाठ लिखा गया है जिनका नाम सुनील शास्त्री है। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो भारतीय राजनीति में आए थे, उसी तरह उनके बेटे भी एक राजनेता थे और उसके साथ साथ वे कवि भी रह चुके हैं और कवि के साथ साथ लेखक भी रहे हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। विशेष लगाव है, विशेष रुचि। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं और सामाजिक आर्थिक बदलाव पर इन्होंने अपने विचारों को पत्र पत्रिकाओं के द्वारा व्यक्त किया है सुनील जी शास्त्री। तो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी है। इसी पुस्तक को लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, तो सुनील शास्त्री जी ने इसको क्या किया है, इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी किया है। तो सुनील शास्त्री जी जो थे ये क्या थे, एक कवि और साथ ही लेखक और उसके साथ साथ ही राजनीतिज्ञ भी रह चुके हैं। अपने पिताजी से प्रेरित होकर, अपने पिताजी की जो राजनीतिक जीवन उन्होंने देखा उससे प्रेरित होकर सुनील शास्त्री जी ने भी जो है एक पाठ लिखा, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। तो प्रस्तुत संस्मरण जो है इसमें लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परदुख, कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया। तो ये जो संस्मरण लिखा है इन्होंने अपने पिताजी के, इसमें स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के, तो लाल बहादुर जी के जीवन के बारे में इन्होंने इसमें जिक्र किया है कि कैसे ये ईमानदारी की प्रतिमूर्ति जो है लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उनका जीवन जो था वो सादगी भरा जीवन था, जीवन में सरलता थी और सच्चाई के एक सेवक रह चुके हैं कि जो भी काम किया राजनीति में वो सच्चाई के साथ किया। साथ ही साथ औरों का दुख समझना ये भी जो है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। पाठ की शुरुआत करते हैं ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। तो सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जब तक शास्त्री जी, जब तक लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तब तक उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी को उन्होंने महसूस नहीं किया। लेकिन उनके रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता, उनके जाने के बाद, उनके गुजरने के बाद, न रहने पर जो सुनील शास्त्री पर बीता वह एक तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। और जब तक पिताजी थे मुझे किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद मुझे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मेरे जीवन में अनेक प्रकार के अभाव थे और उन अभाव को, अभाव यानी कमी, अभाव यानी अभाव, कमी। तो इनके जीवन में जो है जो कमियां थी पिताजी के जाने के बाद, लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। लेकिन उनके मृत्यु से पूर्व बाबूजी जब थे, जब मैं जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश के संरक्षण मंत्री वे थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। तो जो गृह मंत्री है उसको पुलिस मंत्री कहा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्री जो है देश की कानूनी व्यवस्था को देखते हैं, तो ये भी कानूनी व्यवस्था देख रहे थे
तो उस समय पिताजी क्या थे? लाल बहादुर शास्त्री लेखक के जन्म से पहले क्या थे? तो लेखक के जन्म से पहले वो पुलिस मंत्री थे। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बल्कि आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। और इसलिए मैं छोटा था और मैं हमेशा ये कल्पना करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं, पिताजी तो पुलिस मंत्री है, तो हमारे पास एक बड़ी और आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। ये मैं हमेशा बचपन में सोचा करता था। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। तो जब बाबूजी प्रधानमंत्री रहे तो हमारे यहाँ पर जो गाड़ी थी वो इम्पाला कंपनी की शेवरलेट की गाड़ी थी। तो लेकर क्या सोचते थे हमेशा कि उनके पास एक आलीशान और बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो उसे देखते बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ। मैं प्रधानमंत्री का बेटा था और मेरी ख्वाहिश थी उस गाड़ी को, शेवरलेट गाड़ी को देखकर, इम्पाला कंपनी की शेवरलेट गाड़ी देखकर मेरे मन में हमेशा ये विचार आता था कि मैं भी ये गाड़ी चलाऊं, मैं खुद ये गाड़ी चलाना चाहता था। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। और यूं कि मैं एक प्रधानमंत्री का लड़का था, मैं कोई मामूली इंसान नहीं था। सोचते, विचारते, कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिले। और मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि मैं एक प्रधानमंत्री का बेटा हूं और मेरे दिमाग में हमेशा वो शेवरलेट गाड़ी चलाने की इच्छा होती थी। तो मैं हमेशा उसके बारे में सोचते रहता, विचार करते रहता, कल्पना करते रहता। और एक दिन मुझे मौका मिल गया यानी मुझे संधि मिली, मुझे अवसर मिला, मौका मिला यानी अवसर। तो मुझे एक दिन गाड़ी चलाने का अवसर मिला। प्रधान धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। अब जबकि मैं प्रधानमंत्री का बेटा होने के कारण मैं क्या करने लगा था, धीरे धीरे मैं ऑर्डर ही देने लगा था। ऑर्डर देना यानी हुक्म देना। तो मैंने हुक्म देना शुरू कर दिया था। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। तो अब जो कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा था, तो मैंने धीरे धीरे ऑर्डर देना शुरू कर दिया, हुक्म देना शुरू कर दिया। तो जो बाबूजी के सचिव थे, उन सचिव का क्या नाम था? सहाय साहब। लाल बहादुर शास्त्री जी के जो सचिव थे उनका नाम क्या था? सहाय साहब। तो सहाय साहब से मैंने कहा, जरा सहाय साहब ड्राइवर से कहिएगा इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए, मेरे घर की तरफ। रेजिडेंस यानी घर, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है ड्राइवर और रेजिडेंस। तो मेरे घर की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। और जैसे 2 मिनट, जैसे मैंने सहाय साहब को मैंने हुक्म दिया, ऑर्डर की कि साहब मेरे रेजिडेंट के पास गाड़ी भिजवा दीजिए, तो तुरंत गाड़ी जो है वहां पर आ गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। तो अनिल और सुनील, 2 बेटे शास्त्री जी के थे। तो एक का नाम अनिल और दूसरे का सुनील। गाड़ी दरवाजे पर आकर लगी। तो अनिल भैया ने कहा, नहीं मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। अनिल ने गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी। और वैसे ही मेरे मन में बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं इस शेवरलेट की गाड़ी को चलाऊं। तो मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी और बोला, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। तो ड्राइवर से हमने कहा कि आप यहीं पे बैठो, मुझे चाबी दे दो, आराम करो। ड्राइवर से हमने आराम करने को कहा। हम लोग वापस आते हैं और उन्होंने ड्राइवर को वहीं रुकने के लिए कहा और चाबी जो है वो उन्होंने उस गाड़ी की ले ली। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, थोड़ी बहुत गाड़ी मैं चलाना जानता था। तो गाड़ी लेकर मैं चल पड़ा और मुझे महसूस हुआ कि शेवरलेट की सवारी जो है ये बड़ी शान की सवारी है। इसमें उन्हें बहुत रुतबा महसूस हो रहा था। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। और इस
घटना को याद कर मन ही मन में बड़ा कुतूहल महसूस करता था और जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा। जहां मुझे खाने के लिए जाना था, जिस मित्र के वहां मैं पहुंच गया। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा और हम बातचीत करते हुए जा रहे थे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा कि भी गाड़ी में हमें लेकर जल्दी जाना है, पिताजी के आने में देर हो गई। और इस तरह जब हम बातचीत करते हुए आगे हुए पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। याद आया बाबूजी आ गए होंगे और तभी हमारे दिमाग में ख्याल आया कि घर में बाबूजी आ गए होंगे। जैसे कि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि लाल बहादुर शास्त्री जो ये ईमानदार थे, एक सच्चे राजनीतिज्ञ थे, जीवन साथी बड़ा था, सरलता उनके जीवन में। तो बेटे सभी जानते थे, अनिल और सुनील दोनों ही जानते थे कि बाबू जो है बहुत ही हमारे कड़क स्वभाव के हैं, स्ट्रिक्ट स्वभाव के हैं। तो उन्हें याद आ गया कि बाबूजी शायद घर आ गए। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, ये सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वो आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ो। तो हमें डर था कि बाबूजी घर वापस आ गए और जैसे हम घर पहुंचे तो घर में एक बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ था। तो फाटक से पहले अपनी गाड़ी रोक दी, क्योंकि हम जानते थे कि उस फाटक की जो है वो आवाज आती थी। उतर कर गेट तक आया और गेट पर आते ही संतरी को हिदायत दी। संतरी से कहा कि देखो ये सैल्यूट वैल्यूट नहीं। जैसे ही अनिल और सुनील गाड़ी से उतर कर आए तो जो संतरी होता है, जो चौकीदार होता है, वो सैल्यूट मारने लगा। अब उन्होंने कहा सैल्यूट वैल्यूट बिल्कुल नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। और उन्होंने उस संतरी को क्या आदेश दिया कि धीरे से तुम गेट खोल दो, वो आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। और अगर गेट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे हम कोई भी गेट खोलते हैं तो वो गेट खुलने की और बंद करने की आवाज आती है। तो उन्होंने कहा देखो गेट की अगर आवाज आती है तो उसे बंद मत करो, वैसे ही खुला छोड़ दो। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बाबूजी गेट की आवाज सुन गए, इसलिए उन्होंने संतरी को क्या दी? हिदायत दी यानी और उनसे कहा कि भी सूचना दी एक प्रकार की कि गेट अगर आवाज करता है तो गेट को बिल्कुल भी मत खोलो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। बाबूजी का डर, हमें बाबूजी का बहुत डर था। और जैसे कि संतरी जब सैल्यूट मारता है तो खटखट की आवाज आती है, पैर से जोर से आवाज आती है सैल्यूट मारने पर। तो सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, इसलिए हमने उससे क्या कहा सैल्यूट वैल्यूट मत करो। और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हमारे आने का पता लग जाएगा। तो लौटने का अंदाजा हो गया बाबूजी के, हम लोगों के लौटने का बाबूजी को अंदाजा ना हो जाए तो वे बेकार में पूछताछ करेंगे, बाबूजी कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। और अभी तो बात ताजा है, हम अभी लौट चुके हैं। हमें लगा कि सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, यानी बात भूल चुके होंगे। संतरी से जो हमने आदेश दिया, संतरी ने वैसा ही किया। दबे पैर बिल्कुल आवाज न करते हुए हम किचन के दरवाजे से अंदर घुस गए। जाते ही हमें हमारी अम्मा से मुलाकात हुई। तो ठीक है, आज हमने यहाँ तक देखा है। कल इसी पाठ को हम आगे करेंगे। इस पाठ के ऊपर आपको समानार्थी शब्द, विलोम शब्द और शब्द युग इनको लिखना है और कुछ संजाल तैयार करने हैं पाठ पर आधारित। तो हम कल दोबारा इस पाठ को आगे लेकर जाएंगे। उससे पहले आपको इस पाठ को पढ़ना है घर में और इसकी तैयारी करनी है। आज के लिए इतना।